घबराते हुए आए कि कुछ हो गया मेरे साथ। मैंने क्या हो गया कि मैं पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, कोई चीज मेरे अंदर छाती में घुसी। अब एक लड़की की आवाज में एक आदमी की आवाज आ जाए दिन दहाड़े, ए, इसको बोल अंदर आए, इसको बोल अंदर आए, मेरे को बोल। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से प्यार देते रहिए और फेसबुक को भी आपको इसी तरीके से प्यार देना है। तो हमारा यूजर नेम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर, जाके फॉलो कर लीजिए। किसी फालतू पेज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो अक्षय वशिष्ठ के नाम से चल रहा हूँ। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, इनको लाने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आज की जनरेशन को कहीं ना कहीं सीख देने की कोशिश करी जा रही है हमारे चैनल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, कि कहीं आपसे भी वो गलती ना हो जाए जो कोई और अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। ये इंसिडेंट आप में से ही कुछ लोग होते हैं जो हमें भेजते हैं ताकि हम अपनी आवाज में उसे नरेट करें, ताकि आज की जनरेशन कहीं ना कहीं उससे सीख ले पाए। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें पवन ने भेजा है, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं। दोस्तों, बहनें तो सबकी होती है। इमेजिन कीजिए कि आपकी 4 बहनें हैं और आपको उनकी शादी करनी है। आपके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप परेशान चल रहे हो और उसका रीज़न है कि आपकी बहन के अंदर बार बार कोई ना कोई एंटिटी आती है जो हमेशा रिश्ते बिगड़वा देती है, जिससे भी आप रिश्ते की बात करते हो। पवन के साथ ये सारा इंसिडेंट शुरू हुआ 2008 में। पवन ने बताया, भाई बात है 2008 की, जब मैं सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास में था। मेरी 4 बड़ी बहनें थी। पापा मम्मी के साथ हम एक 200-250 गज के घर में रहा करते थे। देहरादून के रहने वाले, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। जब पवन 10th क्लास में थे, अपनी 4 बहनों के साथ रहते थे, तो अचानक से घर में एक न्यूज आती है कि सबसे बड़ी वाली बहन के लिए एक रिश्ता देखा गया है। लड़के वाले जो थे अच्छे खासे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से थे। लड़के वालों ने सिर्फ इतनी डिमांड रखी थी कि लड़की को बस 2 चुन्नी में, मतलब कि जितना बेसिक हो सकता है उस तरीके से आप हमें दे दीजिए, हम उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं करी थी लड़के वाले, बल्कि ये बोल रहे थे कि आप लड़की दे दीजिए, आपके घर में जो खर्चा लगेगा वो हम अपनी साइड से दे देंगे। पवन ने बताया कि अक्षय भाई, बारात शाम को आने वाली थी, लेकिन अचानक से ये कोइंसिडेंस हुआ कि बारात सुबह सुबह आ गई। पवन इन सब चीज़ों से अनजान थे कि एक्चुअली में वहाँ होने क्या वाला था, लेकिन जो चीज़ें होने वाली थी वो बद से बदतर होने वाली थी। पवन ने बताया कि अक्षय भाई, 2008 में जब मेरी बड़ी बहन के लिए, सबसे बड़ी वाली बहन के लिए रिश्ता आया, तो उनके जो जीजू थे उन्होंने अचानक से सुबह सुबह घर के आगे बारात लगा दी। शाम को बारात का टाइम था। पवन ने बताया कि हमने अपने घर पे लड़ियाँ लगाई हुई थी। पापा जो थे बहुत खुश थे, मम्मी बहुत खुश थी। तीनों बहनें जो थी सजी हुई थी, ये देखकर कि सबसे बड़ी वाली बहन की शादी फाइनली होने जा रही है। अचानक से क्या हुआ, वो जो बारात आई उसमें से दूल्हा उतरा अपने मम्मी पापा के साथ, और बारात में अपने बारातियों को लेके आए थे और ट्रैवलर उन्होंने बुक किया हुआ था। जब दूल्हा उतरा, मतलब उनके जो जीजू उतरे, उन्होंने आके उनके पापा के सामने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी कि अगर ये शादी आगे बढ़ानी है तो मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, घर के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए, बेड, सोफा, रेफ्रिजरेटर, एसी, ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड करने लग गए। जबकि जो पवन के पापा थे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी ये सुनने के बाद कि एक्चुअली में हुआ क्या। उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी कि बेटा आपने तो कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, और उनके मम्मी पापा से भी ये चीज़ बोली कि इस बारे में तो हमारी कोई बात हुई नहीं थी कि आप दहेज मांग लोगे अचानक से। तो घर वालों ने, जो सामने लोग थे, उन्होंने सीधा बोल दिया कि जितने भी लोग ट्रैवलर में आए हैं उनके कपड़े भी चाहिए, हमें गोल्ड भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, और सारी डिमांड उनके सामने रख दी। इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या ही करता। अगर ये रिश्ता टूटता तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली पे, लड़की वालों पे बात आ सकती थी, किसी न किसी चीज़ का एलिगेशन उठ सकता था। लेकिन शायद पवन के पापा ने यहाँ पे सोच थोड़ी गलत लगा दी। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दूंगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसे लड़के को और उनके माँ बाप को लात मार के वहाँ से निकाल देना चाहिए। लेकिन पवन के पापा ने अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ करा, तो पवन के पापा ने दिमाग लगाया और अपना जो घर था उसे बेचने के लिए निकल गए। कुछ ही गली दूर एक प्रॉपर्टी डीलर था जिसने उनके पापा के सामने ये शर्त रखी कि भाई साहब, इमरजेंसी है, आप 10-12 लाख रुपए मुझसे ले लो, लेकिन अगर 7 दिन में आप मेरे पैसे वापस नहीं दे पाए तो ये घर मेरे नाम हो जाएगा। पवन ने बोला कि अक्षय भाई, इमरजेंसी में उस बंदे ने हमारा इतना बुरी तरीके से फ़ायदा उठाया, लेकिन पापा ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो जो घर था उस आदमी के नाम कर दिया, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि 7 दिन में अगर पैसे नहीं दिए गए तो वो घर जो है उस इंसान के नाम हो जाएगा। अब पवन और पवन के पापा और उनकी मम्मी फटाफट से मार्केट निकलते हैं और वहाँ पर सारा सामान जो जो बोला गया था उसे खरीदते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख 5 लाख के अंदर ये सारा सामान खरीदा जाता है, जहाँ पर एक बाइक होती है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और कुछ सामान लिया जाता है जो कि
दूल्हे की झोली में डाला जाता है। उसके बाद ये पूरी की पूरी जो है शादी निपटती है। इसके अंदर जो मेहमान आए थे उनके लिए कपड़े लिए गए थे, कुछ सोने की रिंग वगैरह, सारी इच्छाएं जो छुपी हुई थी लालच से, वो सारी चीज़ें पूरी करी गई। अब हुआ क्या, बड़ी बेटी की शादी तो हो गई, लेकिन 3 बेटियां, एक लड़का पवन, उनके मम्मी पापा अचानक से जैसे रोड पे आ गए। अब 2 दिन बीत चुके थे शादी हुए, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई थी और पवन के पापा के सर में ये टेंशन चल रही थी कि 5 दिन बाद उस प्रॉपर्टी डीलर को पैसे देने हैं, हम अपना घर कैसे छुड़वाएंगे। उनके पापा को कहीं ना कहीं पता था कि ये जो टास्क है, ये जो कार्य है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इतनी बद से बदतर होने वाली हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। पवन के पापा ने हर कहीं हाथ पैर मार लिए, कुछ पैसे इकट्ठे करने की सोची, लेकिन कहीं से भी उन्हें पैसों का सहारा नहीं मिला। तो उन्होंने क्या करा, जो 200-250 गज का उनका घर था उसको वापस लेने के सपने छोड़ दिए और सीधा उन्होंने क्या करा, एक छोटी सी बस्ती में 5.5 लाख रुपए का एक 100 गज का घर लिया और वहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने की सोची। लेकिन इसके बाद पवन ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, वो जो नया घर था ना, उसको हमने ले तो लिया, लेकिन वहीं से सारा जो था मौत का तांडव शुरू होना था। पवन के पापा रोड कंस्ट्रक्शन एरिया में काम किया करते थे। उनका काम था रोड रोलर चलाना। अगर उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला करता था अलग अलग सिटीज़ में जाके, उन्हें रोड कंस्ट्रक्ट करनी होती थी। नए घर लेने के बाद उनके पापा नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाते हैं। उस छोटे घर में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते करते वो काम पे वापस लग जाते हैं। 2 से 3 महीने ही बीते थे और पवन ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे पापा किसी रोड कंस्ट्रक्शन के काम से आउट ऑफ सिटी गए हुए थे और घर पे बोल के गए थे कि मैं 1 महीने से पहले नहीं आ पाऊंगा। लेकिन पापा अचानक से 13 दिन बाद वापस आ जाते हैं घर पे और पूछने पे बताते हैं कि एक दिन मैं पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा था चारपाई के ऊपर, जब कंस्ट्रक्शन एरिया में उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बॉडी को कोई चीरता हुआ उनकी बॉडी से आर पार निकल गया और उनकी बॉडी में अजीब अजीब से वाइब्रेशंस होना स्टार्ट हो गए। इसके बाद क्या हुआ, उनके पापा ने कुछ ना आओ सोचा ना ताओ सोचा, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई मिनी हार्ट अटैक आया और वो फटाफट से अपने घर वापस आ गए। टाइम लगा पहुंचने में, लेकिन घर आने पर उन्होंने अपने घर वालों को सारी चीज़ें बता दी। तो पवन, उनकी मम्मी और उनके पापा एक हॉस्पिटल में गए, जहाँ पर जाने के बाद पता चला कि पवन के पापा को एक्चुअली में कैंसर हो चुका है। ये सुनने के बाद घर की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी और इस घर में आने के बाद जैसे इनकी मनुष्यत शुरू हो गई थी। पवन की सबसे छोटी बहन थी, वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करती थी। जब पापा और छोटी बहन का इतना सब कुछ चल रहा था, तो छोटी बहन का सब कुछ साइड में रख के पवन ने सबसे पहले अपने पापा के बारे में सोचा। उस टाइम पवन थोड़े ही बड़े थे, लेकिन अपनी मम्मी के साथ उन्होंने हाथ बटाया और पापा के लिए इलाज में वो जो बाकी बचे कुछ 4-5 लाख रुपए थे वो भी लगा दिए। हालांकि वो अपने पिताजी को बचा नहीं पाए। 6 महीने बाद उनका देहांत हो गया और वो भी इस दुनिया से रवाना हो गए। अब बचा कौन? पवन, उनकी मम्मी और उनकी 3 बहनें। हुआ क्या, ये सारी चीज़ें चली रही थी, कश्मकश में पूरा घर था कि घर परिवार चलेगा कैसे। कैसे न कैसे पवन छोटा मोटा काम करते, सिर्फ 11वीं-12वीं क्लास में होकर वो छोटे मोटे काम किया करते, अपने घर को कैसे न कैसे चलाया करते। पवन ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, कुछ तो ऐसे दिन आ गए थे जब मैं दिहाड़ी मजदूर बन के अपने घर पे पैसे लेके जाता था और घर वालों को कभी बताता नहीं था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, और घर वाले बस थोड़ा बहुत खाना खा के सो जाते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन ये चीज़ें अभी सही होने की जगह इतनी बद से बदतर होने वाली थी। पवन ने खुद बताया कि अक्षय भाई, ऐसा ज़िंदगी में कभी किसी के साथ ना ही हो तो अच्छा है। बात आ गई 2012 की, जब घर में बड़ी ही मुश्किलों से घर परिवार सब कुछ चल रहा था, कुछ पैसे इकट्ठे हुए थे। अचानक से क्या हुआ, उनकी जो सबसे छोटी वाली बहन थी, बहनों में जो जस्ट उनसे बड़ी थी, अचानक से वो चक्कर खा के घर में गिर जाती है। सब बहुत हैरान हो जाते हैं, हड़बड़ी सी मच जाती है घर में। पवन को बुलाया जाता है और पवन फटाफट अपनी मम्मी के साथ मिलकर अपनी बहन को लेके जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पर पता चलता है कि उनको स्टोन है, मतलब पथरी है। उनका इलाज करवाया जाता है, उन्हें वापस कुछ टाइम बाद घर लाया जाता है। घर लाने के बाद 1 महीना ही बीता था। 1 महीना 10 दिन जैसे ही बीते, उनकी बहन फिर चक्कर खा के गिर गई। घर वालों के फिर पसीने आ गए कि अब फिर दोबारा ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से सबसे छोटी वाली बहन को इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं। फिर दोबारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर बोलता है कि इनके ब्लैडर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर दोबारा उनका ऑपरेशन होता है और इस बार उनके 2 ऑपरेशन हो चुके थे और वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। लेकिन इस दौरान पवन, जो उस घर के इकलौते लड़के थे, उनकी नज़र में ये था कि बहनों को सही से भी रखना है और बड़ी वाली बहन जो अब रह गई है 3रे नंबर की, सबसे पहले उसकी शादी भी करवानी है। पवन ने इतनी सारी मजबूरियों के अंदर कभी भी अपने घर वालों को अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ भी पैसों का इंतज़ाम वो करके लाते थे। कभी दिहाड़ी मजदूरी, कभी कहीं इवेंट में जाना, कभी किसी डीजे वाले के पास काम करना। एक एक दिन उनके लिए ऐसा होता था कि आज अगर पैसे नहीं आएंगे तो घर पे शायद खाने को किसी को कुछ मिलेगा नहीं। पवन की बहन के 2 ऑपरेशन हो चुके थे।
और पवन की बहन तब भी घर में रह के अजीब तरीके से रिएक्ट करा करती थी। वो सिर्फ एक ही दीवार की तरफ देखती और बार बार उससे बात किया करती थी। पवन को, उनकी मम्मी को और उनकी बाकी 2 बहनों को बड़ा ही अजीब लगता था और उन्होंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ करके ना किसी से चेक करवा लेते, क्योंकि जब से ये लोग इस घर में आए हैं तब से जैसे इनकी ज़िंदगी दहल सी गई है। अब इसके बाद क्या हुआ, पवन ने मुझे बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, 50 से 100 पंडित जो 500 रुपये की पूजा करते हैं वो हमें मिले और डेली हम अपने घर में पूजा करवाया करते थे। ऐसे 500 रुपये वाले पंडित कम से कम 50-100 हमने आगे पीछे दिखवा लिए थे, लेकिन हमारे घर पे कोई भी असर नहीं पड़ा। सुबह वो पंडित आते, दोपहर शाम तक पूजा करके चले जाते, खाना वाना खा लेते और उसके बाद शाम को मेरी बहन वैसी ही दोबारा हो जाती। बड़ी ही मुश्किल से पता करने पर पता चला कि पवन के घर से 12 किलोमीटर दूर एक मौलवी रहते हैं जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है। पवन और पवन की मम्मी उन मौलवी के पास पहुंचते हैं और उनको सारी चीज़ें बताते हैं कि घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ घर में आइए और घर का निवारण कीजिए। मौलवी जो थे उन्हें कन्फर्मेशन देते हैं कि 2 दिन बाद मैं आऊँगा, अभी मैं किसी काम पे लगा हुआ हूँ, बट 2 दिन बाद मैं आपके घर पे आके देख लूँगा। और ऐसा ही हुआ, 2 दिन बाद मौलवी को किसी रिलेटिव के घर पे आना था अपने, तो वो रिलेटिव के वहाँ से घूमते घूमते इनके घर पे पहुँचे। पवन ने बताया कि भाई अब मैं बताऊँगा उन मौलवी का सबसे पहले रिएक्शन क्या था। जैसे ही वो हमारे घर में कदम रखते हैं उनके मुँह से एक आवाज़ आती है, ओह, जैसे उन्होंने किसी चीज़ को सूंघ लिया था, समझ लिया था या उनके सामने कोई एंटिटी आ गई थी। तो पवन बस खड़े होकर देख रहे थे, मौलवी अंदर आए और मौलवी ने पूरे घर को छोड़ के सिर्फ एक दीवार की तरफ देखना शुरू करा। ये वो दीवार थी जिस पे पवन की सबसे छोटी वाली बहन हमेशा नज़र गड़ाए बैठी रहती थी। पवन ने बताया कि अक्षय भाई वो मौलवी जो थे उस दीवार को देखते रहे और बस गर्दन ऐसे और ऐसे करते रहे जैसे वो किसी से इशारों में बात कर रहे हैं। तो पवन ने उन्हें हिलाया और एकदम से बोला कि मौलवी जी क्या हुआ, घर वाले आपके बताने का इंतज़ार कर रहे हैं, बताइए क्या हुआ। तो मौलवी जी बस वहाँ पर इतना बोलते कि तुम्हारे घर में कुछ है और 3-4 दिन बाद में आऊँगा तो मैं इसका निवारण कर दूंगा। अभी तो मैं किसी रिलेटिव के आ रखा था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई दिक्कत है, बट मैं अभी जाता हूँ, 3-4 दिन बाद आऊँगा। अब पवन ने उनको पूरी रिस्पेक्ट के साथ बाहर तक छोड़ा अपने घर के, लेकिन हुआ क्या, दोपहर में वो मौलवी निकले और शाम तक ये खबर उनके घर तक पहुँच गई कि मौलवी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। ये लोग फटाफट पवन और उनकी मम्मी पहुँचते हॉस्पिटल मौलवी से मिलने के लिए, जहाँ पर इनकी नज़रें मौलवी के ऊपर पड़ी और इनकी नज़रें मौलवी से मिलाई ही नहीं गई। उनके दोनों पैर ख़त्म हो चुके थे। पवन मौलवी के पास जाता है अपनी मम्मी को लेके और मौलवी से पूछता है कि बाबा आपको क्या हुआ। तो मौलवी ने बताया कि मैं टम्पू में बैठा हुआ था, टम्पू जो 5-10 रुपये में कहीं ना कहीं मुझे छोड़ देता था, वो टम्पू अचानक से बिना किसी रीज़न के पलट गया और मेरे दोनों पैर उसके नीचे आ गए। ये सुनने के बाद जो पवन थे और उनकी मम्मी ने बहुत दुख वहाँ पर दिखाया और वापस घर पे आ गए और अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया कि शायद हमारी किस्मत में कुछ बहुत बुरा लिखा हुआ है। पापा वैसे ही नहीं थे, जो बड़ी बहन थी उनकी शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बहन से छोटी वाली बहन थी अब उनकी भी उम्र हो रही थी 25-26 साल, तो उनकी भी शादी करनी थी। बहुत मुश्किल से पवन ने कहीं ना कहीं से कर्जा लेके जो दूसरे नंबर पे बहन थी उनकी भी शादी करवा दी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो मुश्किल से फ्री ही हुए थे, तभी अचानक जो है उनके घर में इतना बड़ा बवंडर मचने वाला था। पवन ने बोला अक्षय भाई मैं किन किन चीज़ों से निकला हूँ ना, आगे चीज़ें और भी वर्स्ट होती चली गई। पवन ने बताया कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री ही हुआ था जब मैं अपनी दूसरी बहन की शादी करवा चुका था। पवन ने बताया कि सारे इवेंट निपट गए थे और मैं अपने घर पे चारपाई पे लेटा हुआ था। मैंने ब्लैंकेट अपने मुंह तक डाल रखा था। मुझे ऐसे लगा जब मैं सो रहा था कोई चीज़ मेरे ऊपर चढ़ती हुई आई और जैसे मेरा गला घोटने की कोशिश कर रही थी वो चीज़। पवन ने बोला अक्षय भाई मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैंने बैक टू बैक हनुमान चालीसा जो है गानी शुरू कर दी और वो एंटिटी जैसे ऊपर आई थी वैसे ही धीरे धीरे नीचे उतर गई और जैसे ही उन्हें पता चला कि कोई चीज़ थी जो चली गई है। पवन ने बताया अक्षय भाई आप मानोगे नहीं, मेरी अच्छी खासी उम्र हो चुकी थी, मैं भागा घर के बाहर हनुमान चालीसा गाता गाता और मैं घर के बाहर जाके बैठ गया कि इस घर में मैं नहीं जाऊँगा जब तक मेरी मम्मी और दूसरी बहनें नहीं आ जाएंगी। उनकी मम्मी और जो दोनों बहनें थी वो किसी रिलेटिव के घर पे जो मिठाइयाँ होती वो देने गई थी। जब मम्मी और दोनों बहनें आई तब पवन उनके साथ अंदर आए। इन चीज़ों को बीते 2 दिन ही हुए थे। पवन ने बताया कि भाई हम लोग ब्राह्मण हैं, हम ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं। अचानक से क्या हुआ, जब ये लोग ज़मीन पर बैठ के खाना खा रहे थे इनकी बहन के अंदर फिर दोबारा एक एंटिटी आ जाती है, वही एंटिटी जो पहले बार बार सवारी के रूप में आया करती थी। तभी अचानक से वो जो एंटिटी थी वो पवन की बहन के अंदर आ जाती है और पवन को बोलती है हाँ तुझे भरोसा नहीं है ना इस बात का कि मैं इस घर में रहता हूँ और तुम मेरे घर में इस तरीके से घुस आए हो। मैं बताता हूँ, उस मौलवी को मैंने गिराया था, मैंने मारा था उस मौलवी को, उसके दोनों पैर छीन लिए मैंने और अब इस घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।
तुम मेरे घर में रह रहे हो, मुझे मेरे घर में कैद करके रखोगे तुम? तो पवन जो थे अचानक से डर जाते हैं। डरते डरते वो पूछते कौन है तू, तेरे साथ हमने ही क्या करा, क्या दिक्कत है तुझे? तो वो अचानक से बोलते हैं कि एक भाई था मेरा और मेरी माँ थी। 25 साल पहले इस घर में हम रहा करते थे। देहरादून की सबसे महंगी जगह हुआ करती थी ये। मेरे भाई ने ज़मीन के लालच में मुझे धोखे से मारा और मेरी माँ को भी मार दिया। उस एंटिटी ने बताया कि वो जो एंटिटी थी वो अपने टाइम में अपाहिज थी, उनके दोनों पैर काम नहीं किया करते थे। तो उनके जो भाई थे ज़मीन के लालच में पहले उन्हें मारा, फिर उनकी माँ को मार दिया और वो उस ज़मीन को बेचकर वहाँ से चला गया। जो उनका भाई था अब कहाँ रह रहा है किसी को भी नहीं पता, बट वो एंटिटी सब कुछ बता रही थी। तो पवन का दिमाग एक ही जगह अटक गया कि उनके पापा के साथ जो हुआ, जो मौलवी के साथ हुआ, तभी वो जो एंटिटी थी वहाँ बैठी बैठी बोलती है, हाँ तेरे बाप को और मौलवी को मैंने मज़ा चखाया। इस घर से मेरे को जो भी निकालने आएगा ना, या इस घर में जो भी बसने आएगा, मैं जान से मार दूंगा उसको। तुम सबको मैं बहुत बुरी तरीके से यहाँ से खदेड़ के निकालूंगा या ख़त्म कर दूंगा। पवन इस चीज़ को सुन रहे थे और पवन ने बताया कि अक्षय भाई, मेरी वो हालत हो गई थी, मेरी बहन बगल में बैठ के रो रही थी जो उससे बड़े वाली थी। मम्मी वहाँ पर देख के हैरान हो चुकी थी कि ये छोटी बहन क्या कर रही है। तभी इन्होंने क्या करा, उस रात तो बड़ी मुश्किल से चीज़ें हैंडल हुई। इन्होंने हनुमान चालीसा का सहारा लिया। अगले दिन इन्होंने एक पंडित से बात करी। उन्होंने बोला कि मैंने एक ऐसा पंडित ढूंढा जिसका पूरे शहर में बहुत तगड़ा नाम था। उसने पर विजिट के 20,000 रुपये चार्जेस रखे हुए थे। पवन ने बोला कि अक्षय भाई, मैंने अपने पीएफ के पैसे दिए जितने मैंने जमा कर रखे थे। वो पंडित घर पे आया और घर में घुसते ही उसने भी उस दीवार को देखना शुरू कर दिया। और पंडित जी ने पवन को देख के बोला कि मुझे 3 दिन का टाइम दो, मैं 3 दिन बाद आऊँगा और तुम्हारी बहन का निवारण कर दूंगा। पंडित जी ड्राइवर के साथ आए थे अपनी गाड़ी में, वापस अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से चले गए। शाम तक खबर आती है कि उन पंडित जी का भी एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर की आंख लग गई थी। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? पंडित जी का जो सर था वो खुल गया एक्सीडेंट में। धीरे धीरे ये चीज़ें इस लेवल पे आ गई जहाँ पर पवन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो जो छोटी बहन थी वो पवन को बैठे बैठे बताती थी कि देख, तेरे पंडित का भी मैंने वही हाल करा। वो जो एंटिटी थी वो हमेशा यही बोलता था कि मैं इस घर से कभी नहीं जाऊँगा, ये मेरा घर है। अगर मैं तुम्हारे घर में आता तुम मुझे निकाल सकते थे, पर तुम इस घर से मुझे नहीं निकाल सकते क्योंकि ये मेरा घर है और तुम यहाँ पर आए हो। यह एंटिटी बार बार पवन को इस तरीके से परेशान करती थी और उनके दिमाग में थॉट्स आने लगे थे कि वो ऐसा क्या करे जिससे उनकी बहन ठीक हो जाए। लेकिन अभी भी ये चीज़ें ठीक होने की बजाय वर्स्ट होती जा रही थी। पवन इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और छोटी मोटी नौकरी से अपना घर बार चला रहे थे। पवन ने बोला कि अक्षय भाई, मैं तो इस बारे में किसी को बाहर बता भी नहीं सकता था क्योंकि मेरी बहनों की शादी होना मुश्किल हो जाती। पवन ने बताया, मैं अपनी ज़िंदगी इस तरीके से जी रहा था जैसे मुझे ऐसा लगता था बस आज का खाना मिल जाए और कल का कुछ पता नहीं है। इस दौरान पवन ने पैसे जमा करके जब भी कोई बिज़नेस खोलना चाहा वो बहुत बुरी तरीके से बंद हुआ। जैसे उन्हें लगा कि अब मैं डीजे का काम सीख गया हूँ तो मैं अपना डीजे सेटअप खोल लेता हूँ, कहीं टेंट हाउस खोल लेता हूँ। बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होता और विदाउट कोई रीज़न उनकी मशीन्स वगैरह सब खराब हो जाती। ऐसे ही चलते फिरते किसी इंसान ने बताया कि उनके घर से 22 किलोमीटर दूर एक बालाजी का मंदिर है जहाँ पर पेड़ों पर लंगोट बांधी जाती है। उन लंगोट में इतनी पावर है कि अगर पवन उन लंगोट को अपने घर पे लाके बांध दे तो उनके घर में से ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पवन ने क्या करा, अपने घर पे आए, स्कूटी उठाई और उस लंगोट को लेने के लिए वो उस मंदिर की ओर निकले और वही हुआ जिसका सबसे बड़ा डर था। पवन का भी एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए। वो अपने घर पे वापस आए, उन्हें 3 महीने का बेड रेस्ट दिया गया जहाँ पर रोज़ उनकी बहन में एंटिटी आती और वो बोलता, मज़ा आया, मुझे भगाने निकला था। वो एंटिटी उन्हें बोलता था कि मैं तेरी यहाँ की बात भी सुन रहा हूँ और बाहर की बात भी सुन रहा हूँ, मतलब मैं एक ही वक्त पे तेरी बहन के अंदर भी रहता हूँ और तेरे साथ साथ भी घूमता हूँ। तेरे सारे बिजनेस, तेरी सारी नौकरी सब मैंने ही बर्बाद की है। पवन ने अपने घर में 3 महीने बेड रेस्ट किया। उसके बाद वो उठे और अपनी पूरी जान लगा दी, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और दिमाग में पूरे टाइम हनुमान चालीसा गाते गाते वो स्कूटी पे गए। वहाँ से मंदिर में से 2 लंगोट उठाई, हनुमान चालीसा गाते गाते वापस आए और एक अपने घर के दरवाजे पे बांधी और अंदर आके एक दीवार पे कील ठोकी और वो लंगोट उससे बांध दी। पवन ने बोला कि अक्षय भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बालाजी में इतनी पावर है कि उन लंगोट को बांधते ही मेरा घर बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल शांत। मतलब मेरे घर में एक कोई एंटिटी, क्या कोई नेगेटिव इंसान कदम नहीं रख सकता था। बालाजी में इतनी पावर थी। पवन ने बताया, मैं डेली पूजा करता था बालाजी की, मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने 2 से 4 साल लगाए, अपनी दोनों बहनों की शादी करवाई, कैसे न कैसे अपने आप को पूरा रिकवर करा और फटाफट से जैसे ही शादी करवाई उस घर को सेल पे लगा दिया, क्योंकि
अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि कल को अगर लंगोट वहां से हट गई, कुछ तूफान आ गया, कुछ भी हो गया, बाय मिस्टेक अगर वो लंगोट कहीं ना कहीं से वहां से हटी तो फिर दोबारा उस घर में इस बार तो प्रकोप होगा, वो पवन और उसकी फैमिली झेल नहीं पाएगी। शादी होते ही उस घर को सेल पे लगाया, फटाफट से 2 महीने के अंदर उस घर को बेचा और पवन वहां से फटाफट अपनी मम्मी को लेकर शिफ्ट हो गए। पवन ने बताया, अक्षय भाई हम तो उस घर को बेचकर आगे मूव हो गए, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बाद में जिसने लिया उसने सबसे पहले आते ही उन लंगोट को खोल के फेंक दिया। वो एंटिटी उस घर के अंदर अंदर बंधी हुई थी, तो उस एंटिटी ने कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, हमारे नए घर में आने की कोशिश नहीं की। लेकिन 2 महीने बाद उस घर के ओनर का भी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें दोनों पैर चले गए, और ये सिलसिला अभी तक देहरादून के उस घर में चलता आ रहा है। जब भी उस घर में आता है कोई, उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना होती है जहाँ पर जान की लेनी देनी या फिर छोटे तो बहुत आम बात है, उस घर को पूरी तरीके से वो जो एंटिटी है वो उजाड़ के रख देती है। आज 2024 चल रहा है और पवन ने बताया कि अक्षय भाई मैं अपना इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। सारी बहनें बहुत अच्छी हैं, अपनी अपनी जगह पहुँच गई हैं। कुछ बहनों ने बच्चों को जन्म दे दिया है। मैं अपनी बहनों के बारे में आज भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपनी बहनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने जिस तरीके से उन्हें एक एक जगह पर सेटल किया है, मेरी माँ मुझ पर बहुत रिस्पेक्ट करती है। बस उन्होंने ये बोला कि उन्हें अच्छा लगता है कि उनकी जो जवानी है वो बिगड़ने में नहीं, कंधों पे बहुत सारे ऐसे बोझ तले निकल गई जहाँ पर उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सीख लिया। और आखिरी में आके पवन ने मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन दिया और बोला कि जितने भी दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी नई लोकेशन पे जाओ, पीजी, हॉस्टल, घर, अपार्टमेंट, रेंटेड खुद की प्रॉपर्टी नया लो, हमेशा वहाँ पर सबसे पहले एक पूजा करवाओ, वहाँ पर भूमि पूजन करवाओ, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाओ और कैसे न कैसे उस घर को पूरी तरीके से पहले स्वच्छ करवा लो। तो दोस्तों अब मैं आखिरी में आके यही बोलूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से आपको फेसबुक को भी प्यार देना है, अक्षय वशिष्ठ और हमारा यूज़र नेम है। जो पॉडकास्ट हमने स्टार्ट किया है आपकी भारी जिद पर, आप खुद उसका हिस्सा बन सकते हैं, तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, इसमें रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके आपको भेज देना है और नीचे मेंशन कर देना है कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है, हमारी टीम पूरा एक बार जो है पूरा रियल इंसिडेंट आपका गो थ्रू करेगी, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। उसके बाद कैमरे पे आके आप सबके सामने पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। एट द एंड में आके यही बोलूँगा, जो नए व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आपको ऐसे रियल इंसिडेंट जो कि पैरानॉर्मल अवेयरनेस देते हैं तो शायद ही कोई बता पाएगा। एट द एंड यही बोलूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बाला मंदिर निकलने के बाद मैं वहाँ से वो लिया लंगोट, उस दिन का दिन है। वो बंदा मेरी बहन के सर पे नहीं आया। मैंने क्या करा, फटाफट से मकान का ग्राहक लगाया, मकान सेल आउट करा दिया, मतलब कि बेच दिया और अब कहीं और आ गया।